हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए, इसके पहले हमने वर्णमाला की 5 क्लास कंप्लीट कर दिया। तो ये है आपकी 6वीं क्लास है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे व्यंजन की। स्वर हमने कंप्लीट कर दिया। तो चलिए, इसके पहले हमने क्या क्या कंप्लीट किया थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, तो आइए स्वरों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद व्यंजन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हमने जो व्यंजन पढ़ा था, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद या बनावट के आधार पर या निर्माण के आधार पर या रचना के आधार पर उसे कहते हैं। ठीक, उसके आधार पर स्वर के भेद हम पढ़े थे। 3 भेद पढ़े थे। एक पढ़े थे मूल स्वर, और दूसरा पढ़े थे दीर्घ स्वर। तीसरा पढ़े थे संयुक्त स्वर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों के व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद हमने ये पढ़ा था। ठीक है, स्वर के भेद हमने 5 भेद बताए थे। इनमें बताए थे कि व्युत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, होंठ की आकृति के आधार पर, मुख के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर। ठीक है, तो चलिए ये हमने बताया मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये हैं आपकी व्युत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से स्वर होते हैं वो देखते हैं। आ, ई, उ, री, ये आपके हो गए मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर हैं, इनसे मिलकर बनते हैं क्या? दीर्घ स्वर। आ, बड़ी, बड़ा उ, बड़ा री। ठीक है, बड़ा री। संयुक्त स्वर जो होते हैं ए, ए, ओ, औ, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक, तो आप चलते हैं व्युत्पत्ति के मात्रा के आधार पर स्वर के भेद बता दें। ठीक है, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। पहला मात्रा के आधार पर स्वर के भेद बताए थे ह्रस्व स्वर। दूसरा बताए थे दीर्घ स्वर। तीसरा बताए थे प्लुत स्वर। ठीक, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? तो ह्रस्व स्वर देखो, आ छोटा आ, छोटी ई है। ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ और री, छोटा री, हाँ छोटा री और री। ठीक, ये बताए थे ह्रस्व स्वर। ठीक है, यही बताए थे कि ह्रस्व स्वर में जो ली होता है इसका दीर्घ रूप नहीं होता, लिरी का दीर्घ रूप नहीं होता, ये बताए थे। ठीक, दीर्घ स्वर आ जाइए, तो इन्हीं चारों ह्रस्व स्वर को, लिरी को छोड़ करके ये हो जाते हैं दीर्घ स्वर। बड़ा बना देते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और बड़ा री। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं दीर्घ स्वर। और इसके अलावा भी दीर्घ स्वर जो है ए, ओ, औ। ठीक, ये आपके हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर में हम बताए थे एकमात्र हिंदी का उदाहरण है प्लुत स्वर ओम। क्या है? ओम। ओ, फिर 3 लगाने के लिए बोले थे, फिर माँ। ठीक है, ओम, ये है प्लुत स्वर का उदाहरण। ठीक, चलिए ये आपका हुआ मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। अब जा जाते हैं जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद पढ़ लेते हैं। अब देखो, हाँ, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद बताए थे। 1 नंबर अग्र स्वर। दूसरा बताए थे मध्य स्वर। तीसरा बताए थे पश्च स्वर। तीसरा पश्च स्वर। ठीक, पश्च स्वर। तो होते कौन कौन से हैं? अब इसमें एक ट्रिक बताए थे, आओ उल्लू बीचे आको छोड़ो, आओ उल्लू पीछे आको छोड़ो बीचे। आओ उल्लू पीछे आको छोड़ो बीचे। तो आको छोड़ दे बीच में, ये देखो आको हमने छोड़ दिया। अब आओ उल्लू पीछे का मतलब पश्च। तो आ मतलब बड़ा आ तो हो ही गया, आओ, ओ और आओ और उल्लू, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, आओ उल्लू पीछे आको छोड़ो बीचे। अब इनके अलावा जो बचेंगे वो सब क्या हैं? अग्रस्वर। ए है वो छोटी, पहली छोटी, हाँ आपका आएगा छोटी और बड़ी और ए और आई। ठीक, ये आपके हैं अग्र स्वर। क्या है? अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद हुए। अब देख लेते हैं होंठ की आकृति के आधार पर, होंठ के खुलने के आधार पर स्वर के भेद देख लेते हैं। होंठ के खुलने के आधार पर स्वर के भेद बताए थे 2 ठो। एक बताए थे
वृत्ताकार या वृत्तमुखी, वृत्ताकार स्वर, ठीक है, या वृत्तमुखी जिन्हें बोलते हैं। ये अवृत्ताकार, मतलब अवृत्ताकार जब मुख होंठ का आकृति बनेगा उस समय के स्वर, ठीक है। चलिए बताते हैं कि जो वृत्ताकार बनेगा तो ऊ ओ, ठीक है, ओ औ, ऊ बड़ा ओ और औ। बाकी सब जितने हैं वो सब के सब क्या हैं, अवृत्ताकार हैं। तो आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, और इसके बाद ऊ होगा नहीं, फिर इसके बाद री, फिर इसके बाद ए, फिर ए, ठीक। ये आपके हैं आवृत्तमुखी स्वर, ठीक है। इनके बोलने पर जो स्वर का उच्चारण होता है होंठ से, तो होंठ गोल नहीं होते हैं। वृत्ताकार में होंठों की आकृति क्या होती है, गोल हो जाती है ऊ ओ आ बोलने पर, ठीक है। तब बोलते हैं। अगला है आपका मुख के खुलने के आधार पर, मुख अंदर वाला मुख, ये ठीक, जगह अंदर वाली मुख, ठीक है, खुलने के आधार पर। मुख बीवर मतलब तो गुफा या छेद, ठीक है, खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो इसके आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत्त मुखी या विवृत्त स्वर, ठीक। दूसरा होता है संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर। तीसरा होता है अर्धविवृत्त स्वर, अर्धविवृत्त, ठीक। चौथा होता है अर्धसंवृत्त, अर्धसंवृत्त, ठीक। ये आपके हैं स्वर के भेद, 4 प्रकार के मुख बीवर के आधार पर। तो विवृत्त में जो है बड़ा आ में अधिक मुंह खुलता है, ठीक है, जिसमें अधिक मुंह खुले, बड़ा खुले तो आ, सिर्फ आ ही है। संवृत्त में मुख कम खुलता है, मुख कम खुलता है, तो इसे इसमें है ई, बड़ी ई, ऊ, इसमें कम खुलता है। इसमें देखें आ और ए औ, ठीक। इसमें देखेंगे ए ओ, इसमें मुख और मतलब बंद हो जाता है, आधा बंद हो जाता है, उसमें आधा खुलता है, ठीक है। तो ये आपके हुए 5 स्वरों के भेद। तो आइए अपने टॉपिक में आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन पे आ जाते हैं। हेडिंग डालेंगे व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन। आपका टॉपिक है व्यंजन। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो व्यंजन की परिभाषा यदि हम लिखें, परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा पहले नोट कर देते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं, ठीक है। व्यंजन तो वे वर्ण, पहली परिभाषा हम लिखते हैं, वे वर्ण जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक। और दूसरी यदि डिफिनीशन हम लिखें, दूसरी डिफिनीशन इसकी, दूसरी डिफिनीशन है, वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग, ये डिफिनीशन हम पीछे सब पढ़ चुके हैं। जहाँ पे हम स्वरतंत्रियों के बारे में बताए थे, झंकृत होती हैं, वहाँ पे ये सब पढ़ चुके हैं। उच्चारण में लिखने वाली, वो निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग उच्चारित स्थानों से टकरा कर बाहर निकलती है, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऐसी स्थिति जब आती है तो अलग अलग उच्चारण स्थानों से टकरा कर बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक। तो हमने ये
जान लिया, ठीक है, व्यंजन के बारे में। तो अब बात आती है कि व्यंजन होते कितने हैं, व्यंजन होते कितने हैं। तो व्यंजनों की संख्या हेडिंग लगा देंगे हम, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, ठीक। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में, तो यहाँ लिख देते हैं हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला का जनक किसे कहा जाता है, महर्षि पाणिनि को, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, व्यंजन हैं, ठीक है। कौन कौन से, ये नाम लिख देते हैं, हाँ नाम लिख देते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अभी आप एक समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं हो। स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तीसरा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक। हाँ, तो ये अब यहाँ पर हम लिखते हैं इन व्यंजनों को। तो आपके स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4, टोटल हो जाएंगे आपके 33, 25 और 4 29, 4 33, ठीक है। तो ये आपके हुए 33, आपके हो गए व्यंजन। आपके व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, ठीक। अब याद रखेंगे कितनी है, 33, कितने कॉन्सोनेंट्स, 33 व्यंजन, ठीक है। तो हमने ये बताया कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु अलग अलग उच्चारण स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है, ठीक, मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। मतलब वे वर्ड जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं, स्वर का इनमें क्या पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है इन्हें बोलने के लिए, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक। उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की जो संख्या होती है कुल कितनी है, 33। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने, 25, अंतस्थ व्यंजन कितने, 4, ऊष्म व्यंजन कितने आपके 4, तो टोटल हो गए 25, 4 4 33, 25 4 29 4 33, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, ओके चलिए। हाँ, तो आपका स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, चलिए ये है आपका स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श का मतलब छूना, स्पर्श का मतलब क्या होगा, स्पर्श का मतलब होता है छूना, छूना होगा, मतलब टच, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टच कहते हैं, ठीक। तो छूना या टच, तो मतलब ये जब बोलेंगे तो हमारी जीभ जो होगी स्वतंत्र में झंकृत होंगी, तो अलग अलग स्थानों से ये वायु जो निकलेगी टकराती हुई निकलेगी, छूती हुई निकलेगी, टकराएगी, ठीक। तो स्पर्श व्यंजन में स्पर्श होगी, ओनली क्या होगी, स्पर्श होगी, ठीक, स्पर्श होती हुई बाहर आएगी, टकराती हुई बाहर निकलेगी। चलिए, तो स्पर्श का मतलब ही होता है छूना। तो यहाँ पर यदि हम समझें, यदि यहाँ पर हम समझें, तो चलिए एक इमेज के माध्यम से हम समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर हम देखिए समझते हैं इस इमेज के माध्यम से। तो जो हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं वो क्या होंगी, जब हम हमारे यहाँ फेफड़े से क्या होगी, वायु निकलेगी बाहर, ठीक। यहाँ फेफड़ा होगा आपका, ठीक, यहाँ पर आपका फेफड़ा होगा नीचे, ठीक है। यहाँ से जब वायु बाहर निकलेगी दबाव से, ठीक, तो हमारी जो कंठ है या काकल्य है, तो क्या होगा, उसके अगल बगल जो स्वर तंत्रियाँ वो क्या होंगी, झंकृत होंगी, तो अलग अलग उच्चारण स्थानों से जो वायु हमारी जाएगी तो वो टकराती हुई जाएगी, ठीक है। तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से और जिह्वा से, ठीक है। ये सब स्थानों से हमारी जो वायु है वो क्या होगी, टकराती हुई जाएगी बाहर, ठीक है। नासिका से टकराएगी, ठीक। यहाँ पर सभी जैसे होंठ है, होंठ बोलते हैं, होंठ है, दंत है, तालु है, मूर्धा है और नासिका, फिर काकल, ठीक है। ये हमारे 6 उच्चारण स्थान हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका नासिका होगा ये, ठीक है, नासिका, यहाँ पर नासिका। तो आइए चलिए समझते हैं। तो यहाँ से जब हमारी वायु बाहर निकलेगी, यहाँ से हमारी जब वायु बाहर निकलेगी बाहर, तो यहाँ पर वायु निकल करके हमारे काकल्य और स्वर तंत्रियों में क्या होगी, झंकृत होगी, वहाँ पर वायु क्या होगी, झंकृत होगी। तो यहाँ से क्या होगी, टकराती हुई बाहर निकलेगी, कहें टकराती हुई बाहर निकलेगी, स्पर्श करती हुई,
कहीं तालु को स्पर्श करेगी या मूर्धा को स्पर्श करेगी या दंत में स्पर्श होगी वायु, ठीक है, बंद होगा मुंह, ऐसे लगेगा कि मुंह में छू रही है जीभ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्पर्श। तो किन व्यंजनों को बोलने पर स्पर्श होती है, ठीक है, तो वो पहले लिख देते हैं हम, यहाँ पर डिफिनीशन नोट कर दें फिर इसके बाद लिखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ डिफिनीशन है आपकी, जब निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तब उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या होगा, मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलेगी वायु, तो उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जब निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तब उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो आपके अलग अलग उच्चारण स्थानों से टकराती हुई बाहर निकलेगी वायु, तो वायु क्या है आपकी, वो आवाज़ है, ठीक है। तो आवाज़ जो बाहर निकलेगी वो टकराती हुई अंदर निकलेगी, ठीक, अलग अलग ध्वनि, तो उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो ध्वनि ही वर्ण है, ध्वनि का मूर्त रूप वर्ण है और वर्ण का अमूर्त रूप ध्वनि है, ये तो आप जानते हैं, पीछे पढ़ ही चुके हैं वर्ण में, ठीक है। तो ये है आपका वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम स्वर कंप्लीट कर चुके हैं, व्यंजन पे आ गए हैं। तो आइए चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसे हम यहाँ पे, हाँ चलिए नोट करते हैं, यहाँ पर हम नोट करें, का से लेकर माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन, 25 है, ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन है। का से माँ तक कितने स्पर्श व्यंजन हैं, 25 स्पर्श व्यंजन, कितने, 25 स्पर्श व्यंजन हैं। चलिए उन्हें लिख देते हैं। आपका का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। ये आपके हैं, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, ये आपके हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, थ, द, ध, न, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। ये आपके हैं स्पर्श व्यंजन, काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यदि हम यहाँ पर आप देखेंगे हम क्या करने वाले हैं, यदि हम इनको अलग अलग ऐसे बांट लें तो आपको कुछ नज़र आएगा भी। यहाँ पर इनको अलग अलग यदि बांटें जी,
ठीक, और यहाँ भी खींच देते हैं और इधर भी ये। अब यदि इसको हम क्या कर दें, ऐसे मिला दें, ठीक है, इसको भी ऐसे मिला दें जे, और इनको भी ऐसे जे, ऐसे करके मिला देते हैं, ठीक है, जे, और जे आपका मिल गया। तो आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ समझ आ रहा होगा, मैंने फिगर थोड़ा सा ये आयताकार बन गया है, तो ये वर्ग के आकार का बनना चाहिए। तो देखिए यदि हम यहाँ पर यदि 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर। यदि चारों तरफ की भुजाएं, सभी भुजाएं यदि किसी आकृति की बराबर हैं, किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, तो उसे हम क्या बोला करते हैं, वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका चारों तरफ देखो, इधर भी 5 वर्ण हैं, आप देख सकते हैं, इधर भी 5 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी देखें 1 2 3 4 5, और चारों तरफ 5 वर्ण चारों तरफ से, ठीक है। तो ये चारों तरफ 5 सेंटीमीटर यदि हम मान लें, इसको आप मान लेते हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का है लाइन, तो ये चारों तरफ की जब भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो इसे हम इस शेप को बोला करते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। तो इन्हें हम एक नाम दे देते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या नाम दे देते हैं, वर्गीय व्यंजन। इनका नाम क्या रख देते हैं हम, दूसरा नाम है किनका, वर्गीय व्यंजन। क्या नाम है, नाम इनका है दूसरा, एक वर्गीय व्यंजन कह देते हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्गाकार है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन वर्गाकार आकृति में रखे हुए हैं, वर्गाकार आकृति बनाते हैं, इसे हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। और इनका एक नाम और है, इनका एक नाम और है, एक नाम है उदित व्यंजन। इनका नाम ये याद रखेंगे, उदित व्यंजन, उदित व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन एक ही है, ठीक है, एक ही है। वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन और उदित व्यंजन। का से माँ तक के ककहरा को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन। का कबूतर से लेके माँ मछली तक, का खा गा घा अंगा चा चा जा जा इं ठ ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक। इन 25 वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय नाम कैसे पड़ा इसका, ये वर्ग समूह में बट गए हैं, कितने, जैसे हम वर्गीय व्यंजन इसका नाम करेंगे, वर्गीय व्यंजन का अलग अलग भी नाम करेंगे, ठीक है, का से लेके माँ तक के सभी वर्ग समूह का अलग अलग नाम भी होगा पहले वर्ग के आधार पर, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। इनका क्या होगा, पहले वर्ग के आधार पर इनका नामकरण अधिक करेंगे। तो का वर्ग समूह क्यों कहा, क्योंकि का वर्ग समूह में 1 2 3 4 ये 5 ठो वर्ग बनते हैं, कितने, 5 वर्ग बनते हैं, जिसे हम बोल देते हैं का वर्ग समूह, ठीक है। 5 वर्ग समूहों में क्या होता है, बट जाता है अलग अलग 5 वर्ग समूहों में। देखिए 5 वर्ग समूह ये, 5 वर्ग समूह ये, इनकी ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये वाली रेखा भी समान होगी। ये सभी वर्ग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, जितने बने हैं वर्ग सभी वर्ग आपस में बराबर हैं। एक ये पूरा वर्ग बना है, ठीक है, एक वर्ग को हम यदि बांटते हैं बराबर भागों में तो समान वर्ग समूह में बंटता है, समान वर्ग समूह में, समान वर्ग समूह में बंट गया। तो पहली लाइन में 5 वर्ग समूह, दूसरी लाइन में 5 वर्ग समूह, तीसरी लाइन में 5 वर्ग समूह, और चौथी लाइन में 5, और पांचवी लाइन में 5 वर्ग समूह, ठीक है। तो ये वर्ग समूह में बंटा है। तो इस पहले वाले को हम बोलते हैं का वर्ग समूह, दूसरे वाले को चा वर्ग समूह, तीसरे वाले को टा वर्ग समूह, चौथे वाले को ता वर्ग समूह, पांचवें वाले को पा वर्ग समूह, ठीक है। कहीं भी आ जाए कि का वर्ग समूह, का वर्ग आ जाएगा तो का खा घा अंगा ही समझेंगे, ठीक है। टा वर्ग आ जाए तो टाटा ढाड़ा समझेंगे, चा वर्ग आ जाए चाचा यहाँ समझेंगे, पा वर्ग आ जाए पापा बाबा माँ समझेंगे, ठीक है। ता वर्ग आ जाए तो ताता दादा ना समझेंगे, ठीक। ये आपको समझना है। इनका नामकरण समझ आया, वर्गीय क्यों पड़ा, उदित व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है, इसे आपको जरूर याद रखना, उदित व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, इनमें वायु जो होती है स्पर्श करती हुई अलग अलग उच्चारण स्थान क्या करती है, स्पर्श करती हुई बाहर निकलती, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गाकार रूप में होने के कारण, वर्ग समूह के रूप में होने के कारण इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और क्या कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं। तो आपको ये व्यंजन समझ में आए, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, तो इसको नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो आपका जो है का से माँ, ठीक है, का से लेके माँ तक के वर्ड, ठीक है, का से
माँ तक के 25 व्यंजनों को 25 व्यंजनों को हम 5 वर्गों, मतलब वर्गों का मतलब समूह है, ठीक है, यहाँ समूह लिख देते हैं, समूह 5 वर्ग समूह कह सकते हैं, या 5 वर्गों में बांटा गया है या विभाजित किया जाता है, ठीक। तो प्रत्येक वर्ग, यहाँ समझना, प्रत्येक वर्ग का जो नामकरण है, प्रत्येक वर्ग का नामकरण उस वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम पर रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है या पढ़ा, ठीक है, जाता है। तो आपने यहाँ पे समझा कि का से माँ तक के 25 व्यंजनों को 5 वर्ग समूहों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। अब प्रत्येक वर्ग का नामकरण उस वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम पर रखा जाता है, इतना ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें, जैसे हम यहाँ पर नाम लिख दें क वर्ग, क्या लिख दिए, का वर्ग, तो आप चाचा आ जाएंगे, नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे, इसके नाम रखेंगे यहाँ, तो का आएगा, खा आएगा, इसमें गा आएगा, घा आएगा और अंगा आएगा, ठीक है। अब यदि हम चा वर्ग बोल दें तो क्या आएगा, चा आएगा, छा आएगा, जा आएगा, झा आएगा और यहाँ आएगा, ठीक है। अब यदि हम टा वर्ग बोल दें, क्या बोलें, टा वर्ग, तो कौन से वर्ड आएंगे, टा आएगा, ठा आएगा, डा आएगा, ढा आएगा और अड़ा आएगा, ठीक है। अब यदि हम ता वर्ग बोल दें, ता वर्ग, ठीक है, तो ता आएगा, था आएगा, दा आएगा, धा आएगा और ना आएगा, ठीक है। अब यदि हम पा वर्ग बोल दें, क्या बोल दें, पा वर्ग, तो क्या आएगा, पा आएगा, फा आएगा, बा आएगा, ठीक, भा आएगा, मा आएगा, ठीक है। ये हमारे हुए वर्गीय व्यंजन, ठीक है। इनका नाम हम कैसे नामकरण किए, वर्ग समूहों के प्रथम वर्ण, उस वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, तो मुझे आशा है कि आप समझ गए। चलिए अगले आप उसमें चलते हैं, ठीक है। अगला जो है आपका, इस थोड़ा समझ लेते हैं कि उच्चार स्थान में स्पर्श कैसे होगा, व्यंजन कैसे हम कहते हैं व्यंजन है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं स्पर्श कैसे होगा। तो हम यदि मान लो यहाँ पर बना देते हैं कि ये आपका कोई उच्चारण स्थान है, ठीक है, क्या ये उच्चारण स्थान, तो यहाँ से ये नाम रख देते हैं उच्चारण स्थान है, क्या है, उच्चारण स्थान है ये, ठीक। अब यहाँ से जो वायु हमारे मुख से निकलेगी बाहर, क्या निकलेगी, वायु, ये निकल करके आएगी, तो यहाँ डायरेक्ट टकरा करके इससे बिल्कुल क्या हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर, ठीक है। तो ये क्या है, उच्चारित वायु है, उच्चारित वायु, उच्चारित या उच्चारित वायु, ठीक है, वायु। अब ये यहाँ पर जब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन की स्थिति होगी, क्या होगी, स्पर्श व्यंजन। जब डायरेक्ट वायु क्या होगी, उच्चारित होगी, आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, स्पर्श होकर के, ठीक है, ये होंगी स्पर्श व्यंजन। और अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन पे आ जाओ। अब चलिए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हेडिंग लगा देंगे दूसरी, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आप हेडिंग लगा देंगे। चलिए अंतस्थ व्यंजन समझते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं पहले। ये हमारा मान लीजिए
जे हमारा कोई क्या है, उच्चारण स्थान है। ठीक है, ठीक है, हम मान ली मूर्धा है, तालु है, होंठ है, कुछ भी है। ठीक है, तो जो वायु निकल करके बाहर आएगी वो टकराएगी, तो यहाँ पर ऐसे कलर दूसरे ले लेते हैं, यहाँ से वायु आई, यहाँ पे वायु आई, ऐसे ऐसे आई तो डायरेक्ट नहीं टकराती, ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल टकरा करके ऐसे ऐसे निकल जाती, ऐसे निकलती है। ठीक है, हल्का सा टकराती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टकराएगी, हल्का सा टकराती है। तो ये आपकी उच्चारित वायु है इधर, इधर आपका हो जाए क्या, अंतस्थ व्यंजन। क्या होंगे, अंतस्थ निकलेंगे। कौन से व्यंजन होंगे, जब हल्का सा टकराएगी ऐसे हल्का सा। और उसमें क्या था, उसमें ऐसा था स्पर्श, वो था स्पर्श व्यंजन, डायरेक्ट ऐसे आई थी, ऐसे बिल्कुल कोण धारा से बिल्कुल चली गई थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ परिभाषा पहले नोट कर लेते हैं। परिभाषा, परिभाषा नोट करें, परिभाषा, परिभाषा। चलिए, परिभाषा है आपकी, वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, उच्चारण में निकलने वाली वायु, जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु, वायु उच्चारण स्थानों को, स्थानों को नाम मात्र, मतलब थोड़ा सा नाम मात्र, हल्का सा स्पर्श करेगी। ठीक है, नाम मात्र स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, करती है, तो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो उन्हें हम, तो स्पर्श करती हुई क्या होती है, हल्का सा स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। ठीक है, स्पर्श करती है तो उन्हें, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। कौन से, ये अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो कौन से हैं वो अंतस्थ व्यंजन, जैसे, जैसे कौन से हैं, या, रा, ल, व, या, रा, ला, व अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो या, रा, ल, व, या, रा, ल, व, या, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो इसमें बताया था कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु, मुँह से जो निकलने वाली वायु है वो उच्चारण स्थानों को नाम मात्र स्पर्श करती है, नाम मात्र स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं उन्हें। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ला, व अंतस्थ व्यंजन है। माँ के बाद क्या है, माँ के बाद य, र, ला, व, ये चारों क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। कितने अंतस्थ व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, कितने अंतस्थ व्यंजन, 4। अभी हमने पीछे जो बताया स्पर्श व्यंजन 25 बताए, अंतस्थ व्यंजन 4 बताए, तो 25 4 29 हो गए, 4 और बचे, तो 4 और पढ़ लेते हैं कौन से। ठीक है, उस व्यंजन 4 हैं, तो पहले उस व्यंजन कल करेंगे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन समझना है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो इसमें सभी अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर होते हैं। हम ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये चीज़ ज़रूर यहाँ नोट कर लें। नोट करना है आपको कि सभी, यहाँ लिख दें, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी हेडिंग में लिख देंगे अंतस्थ व्यंजन या करके अर्धस्वर। ठीक है, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन अर्धस्वर होते हैं। उनका नाम एक और है, क्या है, अर्धस्वर। नाम क्या है, एक अर्धस्वर। ठीक है, अर्ध सही से नहीं लिखा। ठीक, तो अर्धस्वर आपका अर्ध, अर्ध। ठीक है, स्वर, अर्धस्वर क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, अर्धस्वर। ठीक है, अर्धस्वर होते हैं। ठीक, जैसे हम यहाँ लिख दिए, या वा को विशेष रूप से अर्धस्वर कहा जाता है। जो या वा है, या यग और वा, ये दोनों विशेष रूप से हैं अर्धस्वर। इन्हें तो कहेंगे ही कहेंगे, या वा को अर्धस्वर, या वा को कहना ही पड़ेगा अर्धस्वर। यदि ऑप्शन में चारों आ जाएं, ठीक, तो अभी देखना, या वा
को विशेष अर्धस्वर कहा जाता है, को विशेष रूप से कह दें, विशेष रूप से अर्धस्वर कहा जाता है, विशेष रूप से अर्धस्वर कहा जाता है। अर्ध है लिखा है, अर्ध, ठीक है, अर्ध स्वर कहा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, ठीक, इतना ध्यान रखना। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं। आप अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्श व्यंजन जो हैं और अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में जो वायु है वो डायरेक्ट स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है और अंतस्थ व्यंजन नाम मात्र स्पर्श करती है, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन में समझ गए होंगे। स्वर में क्या है, स्वर में जो वायु है वो बिना स्पर्श किए हुए, मतलब बिल्कुल स्पर्श नहीं करती, वायु सीधे बाहर निकल आती है स्वरों में, और व्यंजन में स्पर्श होता है, ठीक है। यदि नाम मात्र का स्पर्श हो तो वो कौन सा होगा, अंतस्थ व्यंजन, वो कौन सा होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा। तो इनमें या वा में और ये या रा ला वा में भी स्पर्श होता है, वो स्पर्श नहीं होता है, कम स्पर्श होता है, नाम मात्र स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। जैसे हम यहाँ समझें अर्धस्वर क्यों कहते हैं इनको, हम अर्धस्वर इसलिए कहते हैं कि यदि हम यहाँ पे उच्चारण स्थान देखें तो यहाँ से वायु जो है हमारी स्पर्श नहीं करती, ऐसे सीधे निकल जाती है, ठीक है। ये मुंह है मान लो, तो वायु हमारी क्या सीधे निकल गई, और उसमें क्या है, जो सीधे निकल गई तो क्या है, स्वर। यदि सीधे ना निकली तो स्पर्श करते हुए बाहर, यदि नाम मात्र बिल्कुल हल्का से स्पर्श करे, लगे ही नहीं कि स्पर्श हुई है, तो भी हमें कहना पड़ेगा अर्धस्वर। नाम मात्र का स्पर्श तो नहीं हम कह सकते ना अर्धस्वर। तो आपको जो अंतस्थ व्यंजन है वो अर्धस्वर है, क्योंकि नाम मात्र स्पर्श हो रहा, लगा ही नहीं रहा कि स्पर्श हो रहा है, ठीक है। तो सीधे इसमें भी निकल ही जाती है, इसे हम अंतस्थ व्यंजन कह करके अंतस्थ, इन्हें हम स्वर भी कह देते हैं, क्योंकि अर्धस्वर कहते हैं आधा थोड़ा सा स्पर्श हो रहा है, इसमें लग ही नहीं रहा कि स्पर्श हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं अर्धस्वर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन है, हम यदि लिखें यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, निम्न में अर्ध स्वर हैं, ठीक। तो ऑप्शन है मान लिया ए बी सी डी, और इसमें भर देते हैं ये या ल र क। इनमें सही उत्तर कौन सा होगा आपका, तो इसमें बताइए, का कोई अर्धस्वर है नहीं, का जो है कोई भी अर्धस्वर नहीं है, रा और ला है, ला भी है, ला भी अर्धस्वर है, ये भी है। इनमें से सही आंसर कौन कह रहा है, अर्धस्वर है, इनमें कौन सा अर्धस्वर है। तो हमने बताया अभी कि विशेष रूप से या वा को मानेंगे यदि ऑप्शन में सब ये रहें, या भी रहे, ला भी रहे, रा भी रहे, वा भी रहे, इनमें से कोई भी हो, दो तीन चार, इनमें से विशेष रूप से जो अर्धस्वर हमने बताया या और वा, इनमें से यदि कोई एक होगा, तो इनमें से एक होगा तो उसी को मानेंगे ऑप्शन में। तो हमारा ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, या और वा को हमने विशेष रूप से मानना है। यदि या भी नहीं है, रा भी नहीं है, ला है ओनली ऑप्शन में, ठीक, और बाकी व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है बाकी, तो उनमें से ला फिर सही होगा। फिर क्या होगा, ला। देखें अगला क्वेश्चन नोट कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, निम्न में अर्धस्वर है, निम्न में अर्धस्वर है, अर्धस्वर है, ठीक। तो ऑप्शन ए बी सी और डी, तो ऑप्शन में भर देते हैं। ये मान लिया हमने र ख क प, तो अब बताइए इसमें क्या सही होगा। अब या तो नहीं है, ना वा है, तो अर्धस्वर है ना, क्या है, र अर्धस्वर है, हमने विशेष रूप से बताया या वा को, ऑप्शन में या वा विशेष रूप से हो तो सही होगा, ठीक है। अर्धस्वर है या, पहला नंबर सही हो जाएगा, ये नंबर, ठीक है, रा। तो अभी हमने बताया या और वा को विशेष रूप से बताया, लेकिन है ये सभी अर्धस्वर, या र ला वा, ये हैं सभी, ये दोनों हैं विशेष रूप से, ठीक है। ऑप्शन में यदि इनमें से कोई एक होगा फिर ये भी रहेंगे, लेकिन इनमें से कोई एक रहेगा फिर, तो इनमें से यही सही होगा, फिर इन्हीं को सही मानेंगे, ठीक है, ऑप्शन में। तो चलिए हम एक बात यहाँ और नोट कर देते हैं, फिर इसके बाद क्लास को एंड करते हैं और उस व्यंजन कल समझेंगे,
ठीक। तो एक बात यहाँ नोट कर लेंगे, यदि किसी क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन करने के लिए, यदि किसी अर्धसुर, ये अर्धसुर गलत हो जा रहा है, अर्ध लिखना है इनको, अर्ध, चलिए अर्ध सुर, यदि किसी अर्धसुर पूछे गए प्रश्न में, पूछे गए प्रश्न में, पूछे गए प्रश्न में य व में से या व में से कोई एक हो, एक, चलिए कोई एक हो, तथा तथा अन्य विकल्प में र ल भी हों, तो सही उत्तर या तो फिर व, ठीक है, ये होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में यदि या वा है तो या वा ही, या वा में से कोई एक होगा फिर, ठीक है। रा ला भी है यदि, तो या और वा में से एक कोई रहेगा, तो इनमें से आप सही मारेंगे आंसर या वा को, ठीक है। यदि या वा नहीं है, रा ला है या रा है या ला है, कोई बाकी व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कभी, तो में से फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है, रा या तो फिर ला, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पिंड करते हैं। ओके, तो आपने ध्यान समझा होगा और नोट्स ज़रूर बनाएंगे। यदि नोट्स बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।